नमस्कार। जनसत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पूरी दुनिया कोरोना के कहर से परेशान है, मजबूर है और लड़ भी रही है, क्योंकि मानवता को महफूज रखना हम सब की बड़ी जिम्मेदारी है। भारत भी कोरोना से पूरी तरह से जूझ रहा है, लेकिन कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं और कोरोना संक्रमितों की संख्या जिस कदर बढ़ रही है, उससे पूरे देश की चिंता बढ़नी स्वाभाविक है। उसमें भी भारत के महाराष्ट्र राज्य की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाए तो भारत के एक आर्थिक नगरी है और भारत की आर्थिक नगरी के तौर पर तो जानी ही जाती है। और ख़ास करके मुंबई एक ऐसा शहर है जो पूरी दुनिया में विख्यात है, लेकिन अपने ही शहर में जिस तरह से वहाँ के मजदूर, वहाँ के श्रमिक और प्रवासी परेशान हैं, उसको लेकर के महाराष्ट्र चर्चाओं में रहता है। आज हम महाराष्ट्र और देश के ताज़ा हालात पर समाजवादी पार्टी मुंबई इकाई के अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी से जानेंगे कि आखिर में ये हालात क्यों हैं और इस हालात से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए। बावजूद इसके आसिम साहब का मानना है कि कहीं ना कहीं कोई प्रकृति से बड़ी छेड़छाड़ हुई है, इसलिए ऊपर वाला नाराज है। ये उनकी पहली प्रतिक्रिया है। ये ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बात कही और दिल की बात कही। आज़मी साहब, बहुत बहुत स्वागत है जनसत न्यूज़ के इस शो में। धन्यवाद। इस विशेष वार्ता में हम आपसे शुरुआत करेंगे दिल की ही बात से। बहुत कुछ हम खोते से नजर आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारी सरकार 2014 से जो इस देश की गंगा जमुनी तहजीब थी, जो हिंदू और मुसलमान आपस में भाई भाई की तरह से रहते थे। मेरे देश का संविधान भी है, एक तरफ मंदिर में घंटी बजे, दूसरी तरफ अजान हो और सब लोग मिलकर गीत गाएं कि सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन इसके अंदर इस सरकार ने इतना ज़्यादा ओछापन किया है कि इस भाईचारगी को बरकरार, इसको तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इन्होंने हर चीज़ को, ये जो है हिंदू मुसलमान से जोड़ते हैं। पाकिस्तान, भारत, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना, भाड़ में जाए पाकिस्तान। यहाँ का मुसलमान पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ है। यहाँ का मुसलमान अगर पाकिस्तान के साथ रहता तो वो 1947 में भारतवर्ष की जय जयकार नहीं करता, बल्कि पाकिस्तान की जय जयकार। लेकिन आज भी पाकिस्तान के खिलाफ हम खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर सरकारें जो है ना, ये एक तो हम जूझ रहे हैं कोरोना से, और ये जो है दूसरा जो वायरस छोड़ रहे हैं ना, ये बहुत ही ख़तरनाक वायरस है, बहुत ही गलत है जो कम्युनल वायरस चल रहा है। तो हमें आपस में पहले भाईचारगी को बनाए रखना चाहिए और मिल करके हमें कोरोना से लड़ना चाहिए। आज़मी साहब, आपने अभी जो बात कही है, दिल की बात कही, और आज हम आपसे दिल की ही बात करेंगे। हमें भाईचारा बना के रखना चाहिए। जब 130 करोड़ भारतीयों का आपस में यह भरोसा है, जो हमने इन 2 महीनों में दिखाया भी है, कहीं कोई हिंदू और मुसलमान करके एक दूसरे को हम देख नहीं रहे हैं, तो फिर तो ये भरोसा हमें होना चाहिए कि हम पूरी तरह से एक साथ एक जगह पर खड़े हैं। फिर चाहे कोई विभाजन कराने की कोशिश करे, कोई नफरत फैलाने की कोशिश करे, ये उसके ऊपर है। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है ना कि आम पब्लिक में जो मैसेज जाता है, वो कोई गली के नाके का कोई अपोरी और टपोरी बात करे तो अलग बात है। लेकिन वो टीवी जो इंटरनेशनल खबर देता है, एक वो मीडिया के लोग ऐसा दिखाते हैं कि जैसे इस देश में कोरोना फैलाने वाले मुसलमान ही हैं। इन्होंने तबलीगी जमात, मैं आपको ये पूरे जितने लोग आपका ये टेलीविज़न देख रहे हैं, मैं उनको चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि तबलीगी जमात वो जमात है जो इंसानियत का काम सिखाती है, नफ़रत का काम नहीं सिखाती। लेकिन उन्होंने अपने गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों में, नॉन मुस्लिम में तबलीगी जमात का नाम इतना ख़राब कर दिया कि आम आदमी को मुसलमानों से नफ़रत होने लग गई, जबकि बिल्कुल गलत है। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं ज़िंदगी भर गुलामी करूंगा जो लोग ये प्रूव कर दें कि तबलीगी जमात के लोग कहीं भी देश के अंदर हिंदू और मुसलमान को अलग करना चाहते हैं या भारतवर्ष की नीतियों के खिलाफ या किसी और मुल्क के सपोर्ट में है। बिल्कुल गलत है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा काम किया है कि देखिए कैसे लोग एक साथ रहें। अगर एक दिखाएंगे कि कोरोना मौलाना कोरोना बढ़ा रहे हैं, तो आम आदमी तो बेचारा समझेगा ना कि यार यही लोग हैं जो कोरोना बढ़ा रहे हैं, तो वो अपने अपने एरिया में मुसलमानों को आने नहीं दे रहा है। उनका अगर कोई आदमी
वहां पर कुछ सब्जी बेच रहा है, गरीब अपना पेट पाल रहा है। देखिए मुसलमानों के पास है क्या इस देश में आज? आप बता दीजिए, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है कि जो किसी की नौकरी खा जावे, या कोई ऐसी कुर्सी पे बैठा हो किसी को बैंक से लोन रोक देवे, या किसी ऐसी कुर्सी पे बैठा है जो किसी आदमी के साथ नाइंसाफी कर दे। अरे मुसलमान के पास है क्या? सब्जी बेचता है सड़क के ऊपर, सब टायर पंचर बनाता है बेचारा, चाय बेचता है, वेटर का काम करता है, क्लीनर का काम करता है, ड्राइवर का काम करता है, झाड़ू लगाता है, मजदूरी करता है। ये तो उनके पास है। लेकिन उसके बाद 15%, 14%, 15% मुसलमानों से इस देश के 85% को ये सरकार डरा रही है। ये खतरा है। तो लेकिन क्या ये जी आपको लगता है कि 85% लोग डर रहे हैं? मैंने तो यही सवाल किया आपसे। जब नहीं हम नहीं 130 करोड़ एक हैं तो डर का मतलब ही नहीं है। किसी के नहीं नहीं, कहाँ डराने है? से या किसी के समझाने से तो बात होगी नहीं, क्योंकि ये भारतीय नहीं, लोकतंत्र की मजबूती है ना। कहाँ एक है बताइए? दिल्ली के अंदर एक एमएलए अपने बंगले से निकल करके एक आदमी का नाम पूछता है, वो बेचारा आदमी अपना नाम मुसलमान होने के बाद हिंदू का नाम बोलता है, क्यों? कि डर रहा है बेचारा वो। और जब उसको सही नाम मालूम पड़ा, बोले तो भाग यहाँ से, तू नजर नहीं आना। नहीं देखा आपने? आपने देखा नहीं कि अभी यहाँ पे एक खेत में मजदूर काम कर और रहा था, आऊंगा। नाम आपने क्या? शुरुआत की तो आपने कहा कि मुसलमान परेशान है। आप एमएलए हैं, महाराष्ट्र इकाई सपा के अध्यक्ष हैं सर। आप हिंदुओं के भी नेता हैं, मुसलमानों के भी नेता हैं। इतनी बड़ी चिंता सिर्फ मुसलमानों के लिए ही क्यों? नहीं नहीं, मैं नहीं कहता हूँ कि इस देश में मुसलमान कहीं खड़ा होकर के ये कहता हो कि हिंदू इस मुल्क के लिए खतरनाक है। कभी नहीं सुना मैंने आज तक। कभी भी मुसलमान ये कभी कहता हो कि इस देश में हम लोग जो है हिंदुओं से हमें लड़ना है, हमें मंदिर तोड़ना है, कभी नहीं। आज तक कभी सुना आपने? कितनी मस्जिदें तोड़ी गई, कितने कुरान शरीफ जलाए गए, लेकिन मुझे एक जगह बता दो कि कहीं मुसलमान खड़ा होकर के उसने रामायण जलाया हो या हिंदू के खिलाफ बोला हो? कभी नहीं ऐसा हुआ है। मैं कितने दावे से मस्जिद कहता हूँ। और कितने कुरान की प्रतियां जलाई गई, कहां कहां जलाई गई? अरे कहाँ नहीं जलाई गई? अरे कितने, अभी मालेगांव में फसाद हुआ था, कितना कुरान शरीफ जलाया गया। अरे ये तो मजाक बन गया, उठा के कुरान शरीफ जला दो 1 मिनट के अंदर, जो चाहो फैला दो। देखिए सरकारों का काम है ये। अगर कुछ देखिए, हर हर जमाने में अपने ही मजहब के खिलाफ लोगों ने काम किया है। मैं नहीं कहता हूँ मुसलमान बहुत अच्छे हैं। आज इस्लाम में शराब पीना मना है, लेकिन शराब खाने में मुसलमान भी तो हैं। बहुत सी चीजें हैं, उसी तरह से हिंदू में बहुत चीज मना है करते हैं। लेकिन सरकारों का यह काम है कि देश जो है कानून से चलेगा, किसी की दादागिरी या गुंडागिर्दी से देश नहीं चलना चाहिए, बहुत इसको अच्छी रोकना बात चाहिए। आपने कही। दो ही बात, हम दिल की बात करेंगे, इसलिए क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे। आपने कहा सरकारों का, अर्थात आपका सवाल सीधा सीधा केंद्र और राज्य सरकारों का है। महाराष्ट्र सरकार पर भी कुछ सवाल हैं क्या आपके? नहीं नहीं, जब से महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे जी के उसमें आई है, मैं देख रहा हूँ कि इनका जो है बिल्कुल नजरिया हुआ है, और ये बिल्कुल सेकुलरिज्म की तरह चल रहे हैं। और मुझे महाराष्ट्र सरकार, जो इसके पहले अगर बीजेपी सरकार यहाँ होती तो नजारा और कुछ होता। लेकिन महाराष्ट्र सरकार में जहां जहां सेकुलर सरकारें हैं, वहां इन चीजों का जब बिल्कुल ख्याल किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार शिवसेना, बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी पार्टी, कांग्रेस और कुछ छोटे छोटे दलों को मिलाकर चल रही है। यहाँ पे ये चीजें नहीं है ज्यादा, ये चीजें। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट या यूपी में जाके देखिए आप क्या हालत है, और जिन जिन स्टेटों में बीजेपी की सरकार है वहां तो गुंडागर्दी हो रही है। उत्तर प्रदेश से भी बिलोंग करते हैं, शायद ये पूरा भारत जानता है, और महाराष्ट्र में बसे हुए हैं, बड़े व्यवसायी भी हैं। सवाल सीधा शिवसेना से उठने के बाद उत्तर प्रदेश पर चली जाती है। शिवसेना से इतना लगाओ इतनी जल्दी? नहीं नहीं, अगर 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 जब कहते हैं ना कि सुबह का भोला शाम को वापस आ जाए, तो उसे गलत नहीं कहते। अगर आज उद्धव जी ये कह रहे हैं कि मैं सेकुलरिज्म को जिंदा रखूंगा, और उद्धव जी ने देखा कि महाराष्ट्र में एक आदमी ने सब्जी, एक डिलीवरी लेके लड़का आया था, उससे नाम पूछा, ये मुसलमान था, तो उसके बाद सामान इससे लेना नहीं, इसको भगा दो। तो उद्धव जी ने उस पर केस किया, वो जेल गया। समझा आपने? अगर ऐसी चीजें हैं यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ, तो फिर मैं तो तारीफ करूंगा ना। अगर कोई आदमी अपनी नीति छोड़ करके, बीजेपी ने 30 साल तक बहका के रखा था शिवसेना को, और शिवसेना उनके साथ थी, मतलब लेकिन आप उसके बाद कहना चाहते हैं कि बाला साहब को भी बीजेपी ने ही भड़काया था या उनको नहीं भटकाया था? नहीं, देखिए 30 सालों से बीजेपी, जो जो शिवसेना की नीति थी, उद्धव जी की नीति में बिल्कुल बदलाव आया है, और मैं उसको वेलकम करता हूं। यदि कोई आदमी सही काम करता है तो हमें उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, तारीफ भी करना चाहिए। कारण है कि उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों का मामला जो है इन दिनों महाराष्ट्र में प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। आजमी देखिए साहब, मुझे आप उत्तर प्रदेश से भी बिलोंग करते हैं, पता नहीं कितने श्रमिक और श्रमिकों से जुड़े बड़े नेता वो आपको जानते हैं सर,
और देखिए उत्तर मेरे प्रदेश और बिहार के मजदूर मजबूर हैं। बड़ा यकीन जानिए, मैं हिचकियां बात बात कर रो रहा हूँ। मुझे इतना अफसोस है, मैं आपके सामने बात करने काबिल नहीं हूँ। आज मजदूर बेचारों की स्थिति ये हो गई है कि 1600 किलोमीटर वो अपने सर पर बोझ लेकर के, बच्चों को लेकर के गोद में जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये कितनी गलत बात है। आज उत्तर प्रदेश सरकार जो है अभी तक यूपी से परमिशन नहीं दे रही है लोगों को आने का। जो लोग जहां पैदा हुए हैं, जहां माँ बाप उनके हैं, बेचारे अपना गांव घर छोड़ करके, आप समझिए कि यूपी में लोगों के पास घर है, 10-10 5-5 कमरे के घर हैं, खेत खलियान है, बाग बगीचे हैं, जानवर हैं, माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं। वो सब बेचारे छोड़ करके उनके परिवार का एक आदमी मुंबई आता है और मुंबई की फुटपाथ पर या ऐसे कमरों में जिंदगी गुजारता है जहां शायद हम अपने गांव में, उत्तर प्रदेश में, वहां बकरी और कुत्ता भी नहीं पालते हैं। लेकिन यहाँ आता है बेचारा और सुबह से शाम तक सड़क पर कहीं 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 पे वड़ा पाव बेचता है, कहीं चाय बेचता है, कहीं सब्जी बेचता है और बेच करके 30 तारीख जी। माँ के इलाज के लिए पैसे भेजता है। आज वो परेशान है, उसको जाना है गांव और यूपी की सरकार अभी तक उनको आने का परमिशन नहीं दे रही है। ये क्या है? और जो जा रहे हैं उनसे किराया लिया जा रहा है उनको। ये शर्म की बात है। मैं कहता हूँ इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकती। ये भी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही किराया लेने का काम। सर आप बहुत जिम्मेदार नेता हैं, बड़े पद पर हैं और आप देखिए ऐसा, विधायक भी हैं सर। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मोदी जी ने एक नया चीज उन्होंने शुरू कर दिया है कि मोदी जी का वेलफेयर कोई फंड शुरू कर दिया उन्होंने। उसमें कोई भी उसका कोई भी हिसाब किताब कोई दूसरा ले नहीं सकता, उसका ऑडिट कोई नहीं कर सकता। उनके जो 2-3 लोग वही करेंगे। अरे भाई, पैसे जो आपको दुनिया के लोग भेज रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आप ही वर्ल्ड बैंक से पैसा लाओगे, आपकी जिम्मेदारी है अनाउंस कर देना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट राशन पूरा उन गरीबों को उस वक्त तक देती रहेगी जब तक वो दोबारा काम पर नहीं चले जाते, और उनका किराया बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उनको फ्री जाने देना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो रहा है। दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ये तय कर लेना चाहिए कि कोई भी मजदूर भूखा नहीं रहे और किसी भी मजदूर को गांव जाने के लिए किराया ना देना पड़े। मैं देख रहा हूँ, मेरे दिल में एक अफसोस जाहिर होता है मुझे। मैं आंखों में आंसू आ जाता है जब मैं देखता हूँ कि बिहार ट्रेन जा रही है। मैं देख रहा हूँ कि ट्रेन जो है झारखंड जा रही है, ट्रेन भारतवर्ष के अलग अलग कोने में जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी बहुत ट्रेन। बड़ी है, आपकी जी, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। क्योंकि बिहार और यूपी का मजदूर या किसान जो भी है, अगर महाराष्ट्र में परेशान हो रहा है तो आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उसके अध्यक्ष हैं और आप एमएलए अर्थात विधायक भी हैं। बड़ी मजबूरी में हैं सर। मैंने हम तीन आंसू दिन गिरा पहले के क्या करेंगे सर। 3 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी। हमने उद्धव जी से खुलेआम कहा था कि आप जितने लोग अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं, पुलिस को बोलिए उनको जाने दो। वो गाड़ी में जाएं, ट्रेन में जाएं, पैदल जाएं। अगर आप लोग नहीं नहीं दे सकते हो किराया, तो अपनी मर्जी से जाते हैं उनको जाने दो, कोई परमिशन नहीं। अगर यूपी सरकार नहीं देती परमिशन तो भी जाने दो। वो बॉर्डर पे रोकेगी, वहां पे देखेंगे क्या होता है। कम से कम इनका मजाक तोड़ेगा, ले थू थू तो करेंगे लोग। लेकिन अब नहीं मालूम कि क्या आपस में कोऑर्डिनेशन है। यहाँ से लोगों को जाने का परमिशन नहीं मिला, नहीं मत जाइए, यहाँ रहिए। क्या रहेंगे? खाना पीना तो चाहे ये सरकार भी हो, कोई भी सरकारें जो है यही ना। सवाल उठता है। देखिए आपने खुद बोल दिया कि अगर मजदूर वहां पर मजबूरी में ही है, घर की याद सता रही है, कुछ तो ऐसा है जो वहां किसी भी कीमत पर जाना चाहता है। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, 16 मजदूरों की जान गई है और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के ही रिज्यूम में गई है। अभी फिलहाल ऐसा कहीं किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ था सर। नहीं नहीं, सुनिए ना। देखिए, रेलवे में एक होता है कि रेलवे के लोग जब ट्रेन चलती है उसके पहले एक ट्रेन एक सब चेकिंग होती है, और ट्रेनें बंद थी। वो मजदूर बेचारे नहीं समझ सके, तो कम से कम रेलवे को अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाना चाहिए था। वहां पर एक चेकिंग होती है, सब कुछ होता है, लेकिन नहीं। क्या अब वो मजदूर बेचारे समझते थे ट्रेन तो चल ही नहीं रही है, वो तो सो गए बेचारे, थक गए थे। अच्छा, वो सड़क से जाते तो पुलिस पकड़ लेती उनको कि नहीं जाने देना है। अब जिम्मेदारी जिसकी भी हो, लेकिन ये देखिए बहुत ही आप एक तरह से पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उद्धव सरकार को नहीं आप सपोर्ट कर रहे हैं, भले आप सरकार में शामिल नहीं हैं। नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन रेलवे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। मुझे रेलवे के ऑफिसर लोगों ने कहा कि इसमें रेलवे की डिपार्टमेंट की कोताही हुई है। पानी पुलिस की। जी हाँ, पुलिस को अब ये तो देखिए, दोनों तरफ दोनों चीजें हैं। एक तरफ तो लॉकडाउन में लोगों को घर में रहना जरूरी है, दूसरी तरफ लोगों को सही खाना नहीं मिल रहा है, लोग परेशान है, अपने गांव जाना चाहते हैं।
और उनके घर बहुत छोटे हैं, कैसे अंदर रहेंगे? तो दोनों चीजें हैं कि लोग लॉकडाउन में घर में ये कैसे रहें, आवाज उनके पास मुंबई से क्यों नहीं उठ रही है? और आप नहीं जैसा प्रखर नेता। नहीं नहीं, आपने सुना नहीं? बहुत जबरदस्त आवाज उठ रही है। अभी 4 दिन पहले सारी पार्टी के लीडरों को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। मैंने उसमें खुलकर कहा था कि लोगों को जाने के लिए प्रबंध किया जाए और लोगों को खाने का। देखिए हमारे यहाँ मेरा इलाका जो है मानकुश शिवाजी नगर, वहाँ 14 लाख 15 लाख लोग हैं और वहाँ राशन कार्ड सिर्फ 1 लाख लोगों को मिला हुआ है। अगर 1 लाख संख्या तो समझिए कि 5 लाख, अगर एक परिवार में 5, तो उसके बाद भी 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनको राशन कार्ड नहीं मिला। और वो इलाका ऐसा है कि सड़क से कोई उठाया जाता है, और कोई भी आदमी गरीब फुटपाथ पे रहता है तो उसको उठा करके वहीं भेज दिया जाता है। पूरी मुंबई का कचरा डंपिंग ग्राउंड वहीं पर है। वहीं पर सारे मुंबई का अस्पतालों का डिस्पोजल, किसी का हाथ कटे किसी का पैर कटे, वहीं जलाया जाता है। मैंने कहा था कि भाई यहाँ पर राशन सिर्फ आप जो है 1 लाख आदमी को दे रहे, बाकी नहीं। तो मैंने शिकायत किया सरकार से कि आप कोई रणनीति बनाइए, लोगों का पेट भरना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। और जब पेट की आग बुझेगी तो जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। तो लोगों को मैं आज भी कह रहा हूँ कि खाना सही तरीके से नहीं मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ दुबई, मेरे बहुत लोग रहते हैं यूपी के, बहुत मैं बात करता हूँ वहां पर, लोगों को कह दिया भाई कोई भाड़ा मत देना, आपका भाड़ा माफ हो गया, आपका खाना आपको घर पे मिल जाएगा। और बहुत सारी कंपनी जितने काम करते हैं उनकी सैलरी सरकारें दे रही हैं। मैं कहता हूँ मेरी सरकार के पास इतनी हैसियत अगर नहीं भी है तो भी कम से कम सरकार को कुछ न कुछ इसमें कदम बढ़ाकर गरीबों की मदद करना पड़ेगा। आज कई लाख यानी करोड़ों लोग, कई लाख लोग मुंबई के फुटपाथ पर सब्जी बेचते थे, बेचना बंद हो गया, चाय बेचते थे बंद हो गया। ये सब लोग कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे जीवित रहेंगे? चाहे महाराष्ट्र सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अभी तक इस पे कोई सही रणनीति नहीं बनी, तो क्या करें? बिल्कुल सही आप बात अब आपने कही है। मैं आपको याद दिलाऊं कि जिस दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घोषणा की रात के ठीक 8 बजे, उससे ठीक 5 घंटे पहले जनसत्य न्यूज से नवाब मलिक साहब ने बात की थी और उन्होंने कहा था बड़ी घोषणाएं की जाएंगी। घोषणाओं में यह है कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि मजदूर वहां से जाने को बाहर या अपने घर को मजबूर ही ना हो, क्योंकि उनको काम मिल जाएगा। तो उन घोषणाओं का क्या है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा कि उन घोषणाओं से मजदूरों को फिलहाल वहां रहने की एक बड़ा आधार मिल जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं इस बात से राजी हूँ, एग्री हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन घोषणाओं से मजदूर रुकने को तैयार नहीं है। आज मजदूर बेचारा पैदल जा रहा है, चुल्लू भर पानी में। सरकारों को डूब मरना चाहिए कि आज दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। और उसके बाद ये पुलिस के लोग 200 300 500 रुपया लेते हैं, डंडे मारते हैं उनको। और एक ट्रक वाले को मैं पकड़ा, मैंने कहा ये पैसे रख ले जेब में भाई, कोई आदमी मिले तो उसको बेचारों को गाड़ी में बिठा के ले चले जाना। बोले भाई साहब मैंने बिठाया था गाड़ी में, लेकिन पुलिस वाला मुझे मार करके आदमी उतार दिया, मेरी गाड़ी को भी वापस कर दिया। अरे इंसानियत तो सीखो कुछ। आप उस प्रशासन की बात कर रहे हैं जो उद्धव सरकार के देखरेख में चल रही। सर आप बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, इसलिए हम आपसे दिल की बात कर रहे हैं। लेकिन सर आप एक बहुत बड़े नेता हैं और व्यवसायी भी हैं। अगर उत्तर प्रदेश का मजदूर वापस जाना चाहता है, आपने कहा कि योगी वापस बुलाना नहीं चाहते, एक अनुमान के मुताबिक या जो आंकड़े मिल रहे हैं कि योगी सरकार का दावा है कि 6 लाख मजदूर वापस आ चुके हैं और जो भी आएंगे उनको हम वेलकम करते हैं। बावजूद इसके आपने कहा कि हम चाहते हैं कि वो पैदल जाना चाहें, साइकिल से जाना चाहें, वो जाने दिया जाए। मलिक साहब कह रहे हैं कि हम इस तरह से जाने नहीं देंगे और मजदूर वहां रहने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है। सर महाराष्ट्र खास करके मुंबई की स्थिति तो बहुत खराब होने जा रही है। अब तो कुछ रणनीति बनाने की दरकार है। नहीं देखिए, जाने नहीं देंगे मतलब जो व्यक्ति ये कहे मैं जाने नहीं दूंगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि उस आदमी को रहने के लिए, उस आदमी को खाने के लिए, उस आदमी को जीने के लिए जितनी चीज जरूरी है वो आदमी उसको मुहैया करवाए। वरना फिर उसको ये कहने का कोई हक नहीं कि मैं किसी को जाने नहीं दूंगा। सही कहा आपने। और केंद्र सरकार पर भी उन्होंने ठीकरा फोड़ा। तो एक बड़ा सवाल है, मैंने उनसे सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार का नुमाइंदा हो, आप महाराष्ट्र सरकार का नुमाइंदा हो और केंद्र का नुमाइंदा हो, और उसके बाद वो चारों बैठ करके कम से कम ये महाराष्ट्र के प्रवासी मजदूरों की समस्या निपटा सकते हैं। सर ये सलाह आप क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे आप एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं सर। ऐसा है ना कि मैं सलाह तो बिल्कुल दे रहा हूं,
अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती ना तो भी मैं सलाह ये देता जो दे रहा हूं। मैं सरकारों के की वजह से, सरकार मेरी है या दूसरों की है, मैं झूठ बोलूं या उसकी दलाली करूं, तलवे चाटूं, ये मेरा काम नहीं है। मैं सच्चाई बोलूंगा चाहे कोई भी व्यक्ति हो। देखिए, इन आदमी को जीने के लिए पूरी चीजें देना सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। और आज जो है यहाँ पे लोग बेचारे परेशान हैं। आपको बता दूं मैं कि कल रात को मेरा एक कार्यकर्ता बीमार हो गया और रोते हुए कहा, आसिम भाई मुझे बचा लो, मैं बचूंगा नहीं। मैंने 25 अस्पतालों में बात किया, एडमिट किसी अस्पताल में कोई लेने को तैयार नहीं। तो मैंने एक डॉक्टर, मेरा जो बेचारा यूपी का है छोटा डॉक्टर खालिद, उनका एक नर्सिंग होम है, साई नर्सिंग होम, मैंने उनको रिक्वेस्ट करके उसमें उनको डाला बड़ी मेहनत के बाद। हालत ये है, एक आदमी अपने एक मरीज को गाड़ी में बिठाया, और बड़ा आदमी था, पैसे वाला था, 8 अस्पताल में गया अपने बाप को लेकर के, किसी ने एडमिशन नहीं लिया, तो वो बेचारा बेटे की गोद में उसने जान तोड़ दिया। ये हालत है, क्या करेंगे? सर ये कैसे होगा? अगर महाराष्ट्र जैसे राज्य में, चूंकि उनका मंत्री जी का दावा था, कैबिनेट मंत्री हैं नवाब मलिक साहब, उनका दावा था कि कोई भूख से नहीं मरेगा, कोई बीमार है तो उससे नहीं मरेगा, और आप जो स्थिति बता रहे हैं ये कैसे विडंबना है, ये बड़ा विरोधाभास है सर। नहीं तो ये सच्चाई है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सच्चाई है। और आपकी ये मजबूरी भी बहुत कुछ बयां कर रही है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, और क्या सिर्फ करें? एक अपना उत्तरदायित्व तो दूसरे पर लाद रहा है, ठीकरा दूसरे पर फोड़ रहा है। परेशान आम जनता हो रही है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी इसमें हिंदू और मुसलमान को मिल करके लड़ाई लड़ना चाहिए। परंतु जो ये हो रहा है कम्युनलिज्म, जो यहाँ पे जो ये लोग जो हैं ये वायरस फैला रहे हैं नफरत का, सांप्रदायिकता का, ये ऐसे में और बहुत बुरा होता जा रहा है। सांप्रदायिकता की बात फिर की, बड़ा सवाल है। तबलीगी जमात पर आपने एक सवाल उठाया था। मेरा यह मानना है कि तबलीगी जमात से भी कोई व्यक्ति हो, या हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोरोना किसी का कास्ट और उसका रेस देख करके तो कोरोना अपने संक्रमण में ले नहीं रहा है, अपनी जद में ले नहीं रहा है। फिर अगर कोई तबलीगी जमात से जुड़ा व्यक्ति अगर संक्रमित हो जाता है और उसको क्वारंटीन किया जाता है, तो उसका विरोध क्यों? विरोध क्यों? अरे आप उसके चिल्ला रहे हो कि कोरोना, इनकी वजह से कोरोना फैला, इनकी वजह से कोरोना फैला। कैसे उनकी वजह से कोरोना फैला? जब मैं कहता हूं कि सरकार की वजह से कोरोना फैला, अगर तुम ये कहोगे तो मैं कहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से कोरोना फैला। मैं पूछूंगा मोदी जी को, आपने लाया वहां से ट्रंप को, यहाँ पर आपने कितने लोग साथ में आए, और आपने कई लाख लोगों को गुजरात में जमा किया, और उसके वो कोरोना पहले देश में आ चुका था, तो आप क्यों नहीं उसकी हिफाजत किया आपने? कि ट्रंप ने कोरोना फैलाया? नहीं, मोदी जी ने क्यों नहीं? मोदी जी ने कहा 15 फरवरी को, हम 15 फरवरी से स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो फिर कह रहे हैं विदेश से कोरोना आया। फिर कैसे आ गया कोरोना यहाँ पर? और आपने, ठीक है, हम कुछ फैक्ट्स पर बात करें सर। ठीक है, बिल्कुल है, आप विपक्ष के नेता हैं, आप कह भी सकते हैं, लेकिन सवाल करना लाजमी है। और अगर ये कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया से फरवरी पहले सप्ताह से लगभग शुरू कर दी गई थी। कब शुरू की गई थी? नहीं हुई थी, 15 फरवरी से स्क्रीनिंग शुरू हुई थी, और उसके पहले सारे गाइडलाइंस जारी कर दिए गए थे। अरे गाइडलाइन का है का 20 से 23 मार्च तक दुनिया की हर फ्लाइट भारतवर्ष में आती थी। फ्लाइट अगर रोक दी जाती तब तो यह होता कि भारत जो है कुछ ज्यादा ही तेजी से कदम उठा रहा है, और अब तो फ्लाइट शुरू करने की बात और सारी गतिविधियों को शुरू करने की बात है। मैं यही कह रहा हूं कि हम कुछ ऐसा सुझाव दें। सर आप बहुत बड़े नेता हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपका उत्तरदायित्व है, इसलिए कि आप जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हैं। हम वो बात करें, और आप बात करने के लिए, बेबाक टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं और बेबाक राय भी रखते हैं। बड़ा सवाल है कि कोरोना अब कुछ नहीं देख रहा है। कोरोना जिस स्थिति में है, हम भगवान न करे कि उस स्थिति में पहुंच जाए ये पूरा देश। मेरे देश में रिश्वत है, रिश्वत बहुत आम हो गई है। अगर चाहे स्ट्रिक्टली ये हो जाए कि जो भी बाहर से आएगा हम उसकी बड़ी ईमानदारी के साथ स्क्रीनिंग करेंगे, चेक करेंगे, तो ही छोड़ेंगे, तो शायद सिचुएशन कुछ और हो। जी,
लेकिन यहाँ कोई मंत्री का आदमी है, कोई बड़ा आदमी है, कोई पैसा देके जा रहा है तो उसको धीरे से पीछे बैक डोर से निकाल दो। ये भी हुआ है मुंबई और देश बड़ी के बात। अंदर। अब आपने एक तीसरी बात कही, देखिए अबू साहब, आप बात में ही वो बात कह जाते हैं क्योंकि आप दिल के बड़े साफ हैं। अब मंत्री भी अपने लोगों को एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं ना सर? नहीं नहीं सर, जिसके पास पद बड़ा है, पैसे ज्यादा हैं, वो अपनी मनमानी कर लेता है। तो जो आपके गरीब पास है भी ज्यादा बेचारा, है लेकिन आप मनमानी नहीं करते। हमारा मानना है कि आप मनमानी नहीं करते। नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं। जी। आपने बहुत सारी बातें की, तबलीगी जमात के देखिए ऊपर भी बातें की। देखिए, फ्लाइट भी शुरू करना जरूरी है। देश में एक तरफ कोरोना फैल रहा है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक हालत खराब हो रही है। लॉकडाउन भी रखना जरूरी है, दुकानें भी खोलना जरूरी है। तो इस पे कुछ न कुछ ऐसी नीति बनना चाहिए कि आदमी भूखे भी न मरे और कोरोना भी न फैले। इसके अंदर कुछ न कुछ रणनीति बनना चाहिए ऐसी। अब वो क्या रणनीति बनेगी, जब 10 आदमी अच्छे बैठेंगे, उस पर बात होगी, तो ही बात होगी। और मनमानी होगा और ऐसा दिखाया जाए कि मोदी जी ने तो पूरी दुनिया इनकी जय जयकार कर रही। क्या की जय जयकार कर रही भाई? कौन सा काम कर दिया आपने इतना अच्छा जय जयकार हो रहा है? आपके देश में लोग पैदल जा रहे हैं 1500 किलोमीटर। एक 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 महिला यहां से गई 1500 किलोमीटर, अपने घर में पहुंचती दरवाजे पे मर गई बेचारी। 16, आप जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन 16 मजदूर भी पटरियों पर कट गए। हाँ, कट गए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है ना, एक दो थोड़ी है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी परसों यहाँ से बेचारा एक आदमी गाड़ी में निकला, नासिक गया, यूपी जा रहा था, नासिक पहुंचा, उसका हार्ट फेल हो गया गाड़ी के अंदर, वापस बॉडी लेकर आए। कितने केसेस बताऊं मैं आपको? जी, लगता है सर आप बहुत मजबूर भी हैं और अंदर से आंदोलित भी हैं। एक शेर याद आता है, पता नहीं मैं सही कह पा रहा हूं, दिले नादा ये तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अपना चेहरा न देखा गया आपसे, बेवजह आईना तोड़ कर रख दिया। आपने कही है, अपने बेबाक टिप्पणी की है। निश्चित रूप से आपकी बात से यह साफ जाहिर होता है कि सब अपने अपने हिसाब से कुछ करके ऐसा दिखाना चाहते हैं कि कोरोना सिर्फ उनके कारण जीता गया, जबकि इस देश की जनता और सारे लोग मिलकर के कोरोना से लड़ रहे हैं। अबू साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया आपने, और नहीं, मैं एक कहना चाहता हूं, पूरी जितने भी आपके दर्शक हैं उनको कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया से कहना चाहता हूं कि इस दुनिया का बादशाह है, या उसको अल्लाह कहें या भगवान कहें, उसको नाराज करोगे तो ऐसी चीजें आ सकती है। तय करो कि हम आपस में भाई भाई की तरह से रहेंगे। हम अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। हम इस देश के अंदर हत्या, मर्डर, लूटफाट, औरतों की बेइज्जती नहीं करेंगे। जो भगवान ने दुनिया बनाया, भगवान ने जो कहा है वो सुनेंगे, तो मुझे लगता है कि भगवान राजी हो जाएगा। और आज अल्लाह हमसे नाराज है। जब कोई नाराज होता है ना, तो कहता है आज के बाद से तुम मेरे घर में मत आना। तो अल्लाह नाराज है, वो कह रहा है कि मेरी मस्जिद में बंद कर रहा हूं, मेरी मस्जिद में मत आना, अब नमाज पढ़ने मत आना। इससे बड़ी क्या हो सकता है? आज अहंकार था दुनिया में लोगों को कि हम चांद पर जाएंगे, हम एक बटन दबाएंगे, पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। ऊपर वाले ने दिखा दिया कि एक कीड़ा जो नजर नहीं आता, विजिबल भी नहीं है, उस कीड़े ने जहां से दुनिया शुरू हुई, जहां तक खत्म होती है, वहां तक बड़े बड़े बादशाहों की बादशाहत के घुटने टेक दिए। आओ ये तय करो कि बादशाह कोई है तो ऊपर वाला है। दुआ ही कर सकते हैं सर, हम दुआ ही कर सकते हैं, हम दुआ ही कर सकते हैं। चलते चलते थाली बजाने से कुछ नहीं होगा, थाली पीटने से कुछ नहीं होगा। पूजा करो, नमाज पढ़ो, भगवान को याद करो, तो कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हम पूजा करें, नमाज करें, लेकिन चलते चलते एक शेर आप कहिए सर, जो एक बड़ा संदेश हो, जनसत्य के माध्यम से हमारे दर्शकों तक जाए। कहते हैं कि एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर मतलब पेड़, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका आंगन में पड़ोसी की भी साया जाए। हम सब आपस में मिलकर रहें और हम ये लड़ाई लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे, लेकिन नफरत हम खत्म कर दें। बहुत बड़ी बात आपने कही, लड़ाई जीतेंगे, ये भरोसा है अबू आजमी साहब को, जो बेबाक टिप्पणी और बिल्कुल हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। अपने दिल की बात वो कहने से गुरेज नहीं करते, इसीलिए कंट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन सच कहने से वो पीछे नहीं हटते। अबू आजमी साहब, आपने जनसत्य न्यूज से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और दर्शकों, आपने अभी आज़मी साहब को सुना और उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें उनके दिल की बात है। अगर आप उनकी बात से सहमत हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल जनसत न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।